हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशन के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन को चैप्टर को पहले पढ़ने से पहले एक लाइन याद आ गया, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं अच्छे बातों से हम अपनी क्लास को आज चालू करते हैं। बेटा, सीएचएस 2025 के लिए विरासत एकेडमी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारे चैप्टर्स को कवर किया है। हर एक पार्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, आप जाओगे, आप देखोगे और आपको ये फील होगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बेटा, चैप्टर के लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे। जो भी पीवाईक्यू पिछले सीएचएस में आए हुए थे इस चैप्टर से रिलेटेड और आने के क्या प्रेडिक्शन है वो भी देंगे। साथ ही साथ बेटा, सीएचएस के साथ हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विरासत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग इसके वन शॉट वीडियो को लाएंगे, जिससे आपको सीएचएस के साथ साथ बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बेटा हमारा जो लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल होगा, जिससे कोई भी बच्चा ये ना लगे कि नहीं सर ये सीबीएसई बोर्ड का है, ये यूपी बोर्ड का है। तो दोनों बच्चों के लिए एक समान रूप से हम इस पूरे वीडियो को लेके चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आपने कभी भी सुना होगा कि ग्रेविटेशन हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर, आज हमारा पहला टॉपिक भी है ग्रेविटेशन। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। इंग्लिश में क्या है? ग्रेविटेशन। लेकिन हिंदी में जो गुरुत्व और आकर्षण है, इसका क्या मतलब होता है? गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी, आकर्षण का मतलब होता है खींचना। मतलब गुरुत्वाकर्षण का मतलब पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। अब इस नियम के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या है इस नियम में, हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहला स्लाइड है, पहला स्लाइड में आप देख रहे हो ये जॉनसन कैपलर हैं। कैपलर ने पूरे जितने भी हमारे प्लेनेट थे, हमारे जितने ग्रह थे, वो सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं और क्या क्या होता है उनके अंदर, वो प्लेनेटरी के 3 जो लॉ दिए थे कैपलर साहब ने, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लॉज, अगर कैपलर्स लॉ अगर हमें नहीं पता रहता तो आज भी हम लोग जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से या फिर मून का डिस्टेंस है अर्थ से, ये हम लोग कभी भी नहीं समझ पाते। और दूसरा, द फादर ऑफ फिजिक्स एज वी नो वेरी वेल, कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो जनक हैं हमारे न्यूटन साहब, इनका ही सब कुछ है। इन्होंने ही सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया हुआ था। तो ये जो दो व्यक्ति हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रेविटेशन के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इन दोनों लोगों को हम लोग नमस्ते करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार सरसरी निगाह से वह देख लेते हैं। साथ ही साथ जब चैप्टर को देख लेंगे बेटा, तो हमें ये रिकैप हो जाएगा कि चीज़ों को हम किस तरीके से शार्प तरीके से कवर कर लेंगे। तो आप बहुत फेमस आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस आपने सुना होगा कि न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से गिरा सेब। तो वो जो क्यूरियोसिटी हुई थी न्यूटन साहब के अंदर कि कैसे जो एप्पल था वो नीचे ही गिरा, क्यों ऊपर नहीं गया, क्यों दाएं नहीं गया, क्यों बाएं नहीं गया, क्यों नीचे गिरा सीधा। तो ये वही पेड़ है बेटा, ये जो वही पेड़ है बेटा, यहाँ पे ये आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है, आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। बहुत ही मेहनत से ये फोटो को हमने आप लोगों के लिए निकाला है, जिससे कि आप ये भी देख पाओ कि कितनी शानदार वो कंडीशन रही होगी जब एक ब्रिलियंट माइंड में एक छोटा सा सवाल आया होगा। सोचिए उस जमाने की बात, जबकि हम लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो यही सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक्स को देखेंगे कि असल में इस पूरे चैप्टर की बात करूंगा।
हम लोग इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन जो पहला पार्ट है इसमें हम लोग पूरे चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे कि बेटा चैप्टर में है क्या क्या। और जब चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स हमारे अंदर क्लियर हो जाएंगे, फिर हमें यह पता चल जाएगा कि ओ, इस चैप्टर के अंदर इतने टॉपिक्स हैं और इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी क्या होती है, मतलब गुरुत्व बल क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये गुरुत्व बल क्या होता है, सेव कैसे निका, वही सारा कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो कि बहुत ही फेमस लॉ है बेटा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हिंदी में बोले तो न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या दो व्यक्तियों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण हो रहा है वो क्या है, कैसे है, क्यों है, इस चीज का बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ बेटा आज हम लोग समझेंगे कि अब ये जो फोर्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं तो मैं बोल दूंगा कि ये जो लॉ है वो वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ये कैसे बोल दिया, इसका कुछ तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा। अगर हम बोल दें कि ये इसका जो नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर है, ऐसा क्यों बोल दिया कि हर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अपना एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमें समझने की जरूरत है। अगला जो टॉपिक दिख रहा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम लोग कैपिटल जी भी कहते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल जी। इसके बाद क्या है, यही देखिए कैपलर साहब का जो नियम है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है वो क्या है, किस लिए है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इन्होंने 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे, उनके नाम भी हैं। हम उनके एक एक नाम को कवर करते हुए एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम को कैसे फॉलो करता है, कौन कौन से ऐसे लॉ हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूटन के सेकेंड और थर्ड रूल को फॉलो करते हैं इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन। इसे आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है बेटा, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, देखिए मेरे पास एक पेन है, फ्री फॉल का मतलब क्या है कि इस पेन को मैं छोड़ दूं, इस पेन को मैं छोड़ दूं तो ये बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्री फॉल कहते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब सिंपल सी बात है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसका क्या क्या कंडीशन है, इसके क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर रहे हैं, ये किन किन फैक्टर्स पे बेटा, ये भी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन्हें हमें देखना है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, क्योंकि अगर हम लोग एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए है कि यदि गाड़ी है वो स्पीड से जा रही है तो उसके लिए मोशन क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि अगर कोई भी, जैसे कि मैं पेन की बात कर लिया बेटा, अगर पेन को अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या पेन नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस चीज के लिए इक्वेशन क्या, यदि हम स्टोन को यदि हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ या स्टोन किसी हाइट से गिर रही है तो इसके लिए भी तो इक्वेशन बनेंगे। तो वही इक्वेशन जो है हम लोग वर्टिकल मोशन के इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो 1 से लेकर 9 टॉपिक था, जो 1 से लेकर 9 टॉपिक था बेटा, पूरा का पूरा ये ग्रेविटेशन के अंडर में आता है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो ग्रेविटेशन के अंडर में आता है। अब जो नया टॉपिक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मास, द्रव्यमान और वेट, जिसको हम लोग भार कहते हैं। मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है।
वेट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या हमारा मास कांस्टेंट होता है, क्या हमारा मास वेरिएबल होता है, क्या हमारा वेट कांस्टेंट होता है, क्या हमारा वेट वेरिएबल होता है, इन सारे चीज़ों को इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। थ्रस्ट को हिंदी में बात करते हैं बेटा प्रणोद। थ्रस्ट को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रणोद। थ्रस्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रणोद। और उसके बाद प्रेशर, दाब, कितना प्रेशर लगता है, क्या होता है प्रेशर, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या होता है, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड्स की। अब हम लोग किस टॉपिक में आ जाते हैं, हम लोग टॉपिक में आ जाएंगे फ्लूइड्स की, कि बेटा फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड्स में यदि हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, और एक बहुत ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोंसी। बायोंसी क्या होती है, अगर हिंदी में अगर हम लोग बोले बायोंसी को तो हम लोग बोलते हैं उत्प्लावकता, या फिर नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं उत्प्लावनता। क्या होती है बायोंसी, ऐसी क्या कंडीशन है। तो जब भी एक बहुत ही सी शॉर्टकट तरीके से मैं आपको क्यूरियोसिटी जगा रहा हूं कि आप जब कभी भी मग को, सिंपल सा मग लो और उसको भरे हुए पानी के बॉटल, भरे हुए पानी के टब में डालो, आप जब छोड़ोगे तो वो मग क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ। वो क्यों होता है, क्या है ऐसा जो पानी उसको ऊपर की तरफ फेर रही है, सोचिए आप। और जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। जितने भी बेटा आज नाव चल रही हैं, बोट है, स्ट्रीम्स हैं, और साथ ही साथ बेटा जो सबमरीन्स हैं उसकी डिजाइन क्यों ऐसा होती है, वो आज भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बिना वो सारे के सारे अधूरे हैं, सारे के सारे वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बिना अधूरे हैं। आप समझ लो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज करके हम लोग बोट को बनाते हैं। वो कितने हाइट पे होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, सब कुछ डिपेंड करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। जो टॉपिक है बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सिंपल सा आपको यह बताना है कि नाव कैसे तैरती है, किल कैसे डूब जाता है, और कुछ चीजें जो होती हैं जैसे बकेट लिया और उसमें क्या होता है, प्लास्टिक की कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उसके सरफेस पे ही, जैसे आधा सरफेस पे रहता है, आधा उस क्या रहता है, वो हाफ क्या होता है, वर्टिकली डूबा रहता है। तो वो क्यों होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ सीएचएस के साथ साथ आपके क्लास 9 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया कि हमें पूरे के पूरे 15 टॉपिक को पढ़ने हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, बाद में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी क्या होती है, अर्थात गुरुत्व बल होता क्या है। मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा सिंपल सा है, ये पेन है, ये पेन है, अगर इसको हम लोग छोड़ दे तो ये कहां जाएगा, पृथ्वी की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि पृथ्वी क्या कर रही है, किसी भी चीज को अपने तरफ खींच रही है। या फिर ये अगर मैं इस पेंसिल को बात करूं तो ये पेंसिल मेरी तरफ आ रहा है, इस पेंसिल मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन हमें फील नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और हमारा मास, मैं 70-72 किलो का हूं, लेकिन अर्थ का मास कितना है आप सोचो। अर्थ का मास इतना है कि 6.4 इंटू 10⁻24 kg। आप सोच लो कि इसके कंपैरिजन में आई एम नथिंग। तो समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है और ये क्या क्या कर सकता है, ये क्यों होता है, इस सब चीज को देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो वही एप्पल है, ये वही एप्पल है बेटा जो कि न्यूटन के सर पे गिरा था, जो कि न्यूटन के सर पे गिरा था। ये वही एप्पल है। आप लोगों के लिए मैंने वही एप्पल ढूंढ के लगाया कि ये वही एप्पल है जो न्यूटन के सर पे गिरा। किस वजह से गिरा अब हम लोग समझेंगे। तो पहला है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अब यहां पे पहला पॉइंट लिखा है, अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। सिंपल सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि फोर्स नेसेसरी है।
फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मोशन इन अ बॉडी। जैसे कि मैं रुका हुआ हूं, अगर मुझे कोई धक्का देगा तभी मैं जा पाऊंगा, नहीं तो ऐसा रुका रहूंगा। सिंपल सी बात है। यहां पर यह भी बताया गया है कि फोर्स जो है नेसेसरी है। यहां पे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव करेगा, नहीं तो ये मूव नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट ये था कि फोर्स जो है बहुत ही नेसेसरी है बॉडी को क्या कराने के लिए, मोशन कराने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। मैंने अभी अभी आपको 2-3 एग्जांपल्स में दिखा गया कि जब भी इस पेन को मैं छोड़ रहा हूं ये क्या हो रहा है, जमीन के नीचे गिर रहा है। जब भी मैं इस पेन को छोड़ रहा हूं ये क्या हो रहा है, जमीन के नीचे गिर रहा है। इट इंडिकेट्स दैट, इट इंडिकेट्स मतलब यह ऐसा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है कि आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ। कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटा, ट्रक क्यों ना हो, ट्रक को कुछ हाइट पे भेजोगे तो ट्रक को छोड़ोगे तो ट्रक भी नीचे आ जाएगा। ट्रक को छोड़ो, मैं एक एरोप्लेन की बात करता हूं, एरोप्लेन को भी छोड़ोगे तो वो क्या कहेगा, एरोप्लेन, एरोप्लेन जमीन पे गिर जाएगा। सिंपल सी बात है। वही बोल रहा है कि जब भी कभी बॉडी को किसी हाइट से छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, तो वो क्या करता है, व्हेन यू ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ, it is attracted by earth. In fact earth attracts all the object towards its center. मैं यही बात बोल रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैं किसी बॉडी या किसी पेन या किसी पेंसिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं जो कि अर्थ क्या करती है, खींचती है अपनी तरफ। अपनी तरफ अर्थ क्या कर रही है, खींच रही है। अब बोल रहा है कि अगर वो खींच रही है तो बेटा पुल या फिर पुश, तो पुल तो कर नहीं रही है, क्या कर रही है, पुश कर रही है कि पुल कर रही है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, पुल ही ना कर रही है, सीधा बात है, पुल कर रही है। तो अगर पुल करे चाहे पुश करे, क्या होता है फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स इज अ पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल कर रही है तो वो फोर्स लगा रही है बेटा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। बहुत ही सिंपल है कि द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड यही ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वह फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरफ खींचती है। आप ये समझ लीजिए कि अर्थ क्या कर रही है, अर्थ सिंपल सा आप ये समझ लो कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरफ खींच रही है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां कर रही है, उसके सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यदि उसका मास m है और इसका जो रेडियस है यदि re है और अर्थ का मास यदि me है, तो क्या कह रहा है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ गिर रहा है तो इसके ऊपर कोई भी बेटा फोर्स तो लगाया गया ही होगा। सिंपल सा है, कोई तो फोर्स लगा होगा तभी नहीं ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो उसी फोर्स को, जिस फोर्स से अर्थ क्या करता है, पुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सिंपल। अब चलिए, इसके पीछे भी बहुत सारे लाइन लिखा था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ कीप द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यह चीज समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल सा है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है तो वह एक फोर्स लगाती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इन शॉर्टकट में बेटा हम लोग इसको कभी कभी ग्रेविटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी, या फिर हम लोग बोलते हैं गुरुत्व या फिर गुरुत्व बल। तो हिंदी में बोलते हैं कि वह बल जिससे पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्व बल कहते हैं। आप लोग के लिए पेन फिर से उठाना पड़ रहा है।
अब यहां पे ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट आप जब देखेंगे तो बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ क्या कर रहा है, कीप द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स द सन। आप इसको, इसका मतलब समझ लो। अब यहां पे मैं सिंपल सी एक डायग्राम बनाऊंगा, आप इसको खुद ही समझ लोगे कि ये मान लेते हैं कि ये बेटा हमारा सन है, इसको थोड़ा येलोइश कलर में हम लोग पेंट कर देते हैं, इसको हम लोग येलोइश कलर में कर देते हैं कि ये हमारा सन है। अब आपको तो पता है कि अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, हम ऐसा फिगर क्यों बनाए हैं मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा फिगर हम लोग क्यों बनाए हैं। तो अर्थ क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। सिंपल सी है कि अर्थ इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो यह पॉइंट बोला गया है कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, साथ ही साथ संसार में किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो यह क्या करेगी, सन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और सन के पास भी अपना मास है तो उसका भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो सन भी क्या करेगा, उसको अपनी तरफ, मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और सन क्या कर रहा है, पृथ्वी को अपनी तरफ कोशिश खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इससे ये हो रहा है, इससे ये सिंपली हो रहा है कि ये इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल हो जा रहा है, और इसकी वजह से अर्थ सन के चारों तरफ बहुत ही आराम से इलिप्टिकल पाथ में, जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल होगा, लेकिन हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। लेकिन आप क्लास, आप 9th में चले गए और बड़े हो गए हो, आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो इलिप्ट का पाथ, या फिर हम लोग हिंदी में बोले तो दीर्घवृत्ताकार अक्ष, या फिर जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये कभी भी अपने अपने अक्ष को छोड़कर इधर उधर नहीं भटकता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और अर्थ और सन के बीच में क्या ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से ये दोनों क्या कहते हैं, एक ही फिक्स पाथ में अर्थ उस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। न सन अपनी जगह से हट रहा है, न अर्थ अपनी जगह से हट रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं अगर बात करूं यूरेनस की, मैं अगर बात करूं सैटर्न की, मैं अगर बात करूं किसी भी और प्लेनेट की, तो सभी के सभी यही रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि हर एक प्लेनेट के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। हर एक प्लेनेट के पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और वो क्या करते हैं, वो सभी ग्रेविटेशनल फील्ड अब क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, और क्या करता है, जो सन है, सन के पास पूरे हमारे उसका क्या कहते हैं, पूरे हमारे जितने भी 8 ग्रह हैं, साथ साथ जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सन का 99% मास सन के पास है। सोचिए, बाकी 0.01 में सभी लोग घूम रहे हैं, सोच लीजिए। तो इसलिए सन जो है वो सभी लोगों के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब आगे देखिए क्या है, आगे क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें समझ में आ गया कि ओके, वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जो नेचुरल फेनोमेना है, जो हमारे लाइफ में हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं, इसे हमें समझने की जरूरत है। आज से पहले अगर आप किसी भी क्लास में कहीं भी पढ़े होंगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी। तो ये एक ऐसा क्लास है जिसमें आपको सीएचएस के लिए पूरी की पूरी अच्छी जानकारी दी जा रही है। तो अब यह बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पे क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का मतलब, यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होता है कि वह फोर्स जिससे पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। अपने सेंटर की तरफ क्या करता है बेटा, पुल करता है। वो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है होल्डिंग द एटमॉस्फेयर, होल्डिंग द एटमॉस्फेयर एबव द अर्थ। अर्थ के एबव में ये जितना दिख रहे हो, जैसे कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, तो वो किसकी वजह से है, ये जो
ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी हमारे क्या है, जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ के चारों तरफ रहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है द रेन फॉलिंग टू द अर्थ। सिंपल सी बात है, रेन फॉलिंग टू द अर्थ ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम यहां पर बना दें, अगर हम यहां पे बनाएं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये क्या करता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है। अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो बेटा अगर अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है तभी ना पानी नीचे जा रहा है। अब क्यों पानी नीचे नहीं जा रहा, क्यों ऊपर आ रहा है? सिंपल सी बात है। अब कभी ऐसा नहीं सोचे कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश क्यों, पानी ऊपर, जो बादलों का बारिश है वो नीचे आता है, क्यों? क्योंकि बेटा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा क्या है, फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर। आप जैसे कि अब जो नदियां हैं, जो बह रही हैं, जो नदियां हैं, जो बेटा पानी बह रहा है वो किस वजह से बह रहा है? आप ये समझो कि ये किस वजह से बह रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इनके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब इस पॉइंट पे लगा तो ये इसकी तरफ खींचते हैं, खींचते खींचते मतलब ये क्या करती हैं, खींच रही हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़े चले जा रहे हैं। क्योंकि ये ढलान से आती हैं, ऊंचाई से आ रही हैं, तो ऊंचाई से आ रही हैं तो ये नीचे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये ढलान की तरफ चलती है और मैदानी भाग में फैलती हुई जाती हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन ले रहा है? बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लेंगे, किसी और की जरूरत नहीं है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो द वाटर इन अ रिवर। इसके बाद जो यहां पे है कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ। किस वजह से मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, हमको सेंटर की तरफ खींच रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि मैं धंस जा रहा हूं, नहीं, एक फिक्स अमाउंट में हमारी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से खड़े हैं। कोई भी गाड़ी खड़ी है, सारा जितनी भी चीजें अर्थ पे खड़ी हैं उनके सभी के ऊपर क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट जो है रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। यहां पे यही बताया है कि जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो रहा है, रिवोल्यूशन ऑफ मून जो हो रहा है अर्थ के अराउंड हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? यही है कि जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है मून के अराउंड में, वो क्यों हो रहा है। आप बहुत ही सिंपल सा देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो मून है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है। सिंपल सा वही चीज है कि अर्थ क्या करता है, अर्थ चाहता है कि इसके ऊपर हम लोग कौन सा फोर्स लगाएं, इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ही सिंपल है। अब क्या करता है, अब मैं आपसे बोलूं कि क्या ये मून भी के मून, ये जो मून है, मून के पास भी अपना एक फोर्स होगा कि नहीं होगा? मून के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल है, मून के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे वो क्या करती है, पुल करती है। तो इन्हीं दोनों की वजह से रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आप जैसे एटमॉस्फेयर होल्ड करता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ पर चक्कर लगा रहा है, या फिर जो रेन ड्रॉप्स हमारे ऊपर गिर रही हैं वो किस वजह से, फिर हम लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, द ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। सभी के लिए कारण क्या है? सभी के लिए कारण है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर आपको हम हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वभौमिक का हिंदी मतलब होता है जो सभी चीजों के लिए मान्य हो। इसीलिए हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी के बच्चे भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश के बच्चे तो यूनिवर्सल का मतलब बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि यूनिवर्सल का मतलब हो कि वो सभी जगह के लिए मान्य होता है। क्या लिखा हुआ है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स
अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। जैसे कि ये पेन है बेटा, ये पेन क्या कर रहा है, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं। लेकिन फिर वही कहानी हो गई कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू अर्थ इतना कम है कि नेग्लिजिबल है, लेकिन अट्रैक्शन तो हो रहा है। लेकिन इसका जो प्यार है, इसका जो मोहब्बत है, वो किससे ज्यादा है? इसका जो मोहब्बत है वो अर्थ से ज्यादा है, क्योंकि अर्थ के पास मास ज्यादा है, वो इसको जल्दी से खींचने की ताकत रखती है। और बेटा हम तो खींच नहीं सकते हैं कि ये ऐसे पेन पड़ा हुआ है मैं इसको ऐसे खींच लूं, लेकिन अर्थ क्या आता है, ऐसे छोड़ूंगा, सिंपल सा है। ये पेन देखिए, ऐसे छोड़ रहा हूं, ये पेन नीचे चला जा रहा है, लेकिन क्या ये पेन अपने से मेरे पास आ रहा है? नहीं, इसका जो मोहब्बत, इसका जो प्यार है वो अर्थ से ज्यादा है। क्या बोल रहा है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। सिंपल सा है, कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को खींच रही हैं, पुश कर रही हैं या पुल कर रही हैं, तो दोनों के बीच में बेटा क्या लग रहा है? दोनों के बीच में बेटा फोर्स लग रहा है। फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब जैसे इस पेंसिल का मास और मेरा मास, जैसे मून का मास और अर्थ का मास, जैसे सन का मास और अर्थ का मास। तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को यदि पुल कर रहे हैं तो दोनों के बीच में फोर्स लगता है। वो जो फोर्स होता है बेटा, वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के, क्या होता है? दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। क्लियर है? एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये यही बोल रहा है कि इनके बीच में जो भी हो रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, आप ये समझ लो कि इनके बीच में ये जो पॉइंट मैंने बता दिया कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको एकदम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह। चलिए समझते हैं मैंने क्या बोला, क्यों बोला। यदि हमारे पास एक मास है और हमारे पास दूसरा एक बॉडी है, हमारे पास दो बॉडीज हो गई। मान लेते हैं इस बॉडी का मास बेटा m1 है और इस बॉडी का मास m2 है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है? वो क्या कहना चाहता है? तो ये बोल रहा है कि कोई भी संसार में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। ठीक है, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब बेटा इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर, दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस है। मैंने बोला था कि ठीक है, दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है r। उसकी वैल्यू कितनी है? r। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? मैंने क्या पढ़ा, मैंने इस पेज पे क्या बताया आपको कि जो एवरी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो जो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वो क्या बोल रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, जो ये F1 फोर्स है, ये जो F2 फोर्स है, जो F1 बराबर जो F2 फोर्स है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, या फिर हिंदी में बोले बेटा तो जिनका जो परिमाण है वो क्या होता है? वो इक्वल होता है दोनों के। मतलब यदि ये 5 न्यूटन से इसकी तरफ खींच रहा है तो ये भी बोल रहा है बेटा हम भी 5 ही न्यूटन लगा रहे हैं। दैट्स वाई अट्रैक्शन और रिपल्सन का कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये दोनों के ऊपर जो लगा हुआ फोर्स है वो क्या होता है? तो दोनों के ऊपर जो लगा हुआ फोर्स होता है, बोल रहा है कि दोनों के क्या होता है? मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों के मासेस के, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि यही जो फोर्स लग रहा है,
यही जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो इन दोनों के बीच में दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी के क्या है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सा है। अगर हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट कराते हैं तो कंबाइन हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट आता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमेशा लगाते हैं, और यहां पे हमने एक कांस्टेंट लगाया g। हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा जो आया, यही हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये जो हमें फाइंड आउट हुआ है कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस वाले कॉन्सेप्ट से। और दूसरे कॉन्सेप्ट से हम लोग बोलेंगे बेटा कि यही है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से है कि यदि इस पेन का मास m1 है और इस दूसरे पेन का मास m2 है, यदि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है तो ये वाला पेन इस वाले पेन के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला पेन इस वाले पेन के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जो इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका जो हमारा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, और जो इन दोनों के मास के वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर बराबर होगा। और जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया। आप ध्यान देंगे, अगर हम इसको रेड कलर से देखें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि अगले पेजेस में हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। पहला पॉइंट ये बोला है बेटा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सिंपल सा, मैंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिख भी दिया था कि आप बाद में इसे स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से बाद में समझ सको। और इससे पहले भी मैंने यहां पे आपको बता दिया कि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कि यदि हमारे पास m1 मास है और m2 मास है, और पेन का भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। लेकिन चलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब बार बार हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, या फिर ये वाला पेन मेरे को खींच रहा है तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। मतलब जो उसका नेचर है, उसका जो नेचर होगा बेटा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप समझिए कि ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोनों के बीच की दूरियों के स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे मैंने यहां पे बहुत ही लिख दिया था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इक्वेशन नंबर 2, जब हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराया, तो यहां पे हम एक हमारे पास एक इक्वेशन आया कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू हटाते हैं, आप हमेशा यहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, और g इज द कांस्टेंट। g कौन सा है बेटा, बड़ा g है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब यही जो कांस्टेंट है, ये जो g है, बड़ा वाला g है, इसी g को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो न्यूटन चाचा ने इसको इतने अच्छे तरीके से दिया था। सोचिए एक सेब गिरने से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आया है हमारे लाइफ में, हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी सिर्फ एक सेब की वजह से। तो आप सोचिए कि एक सेब क्या क्या करा सकता है। तो अब जैसे बेटा हमने आपको बताया था कि जो फोर्स है, जो लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी होगी। बिना प्रॉपर्टी के कोई काम नहीं होता है। मैंने बताया कि अगर मेरे पास कोई खूबी है तभी मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए।
ठीक है। अब यहां पे है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि चीजें काफी क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो पहला पॉइंट लिखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये वीकेस्ट फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है। सोचो कि जिस फोर्स की वजह से हम लोग यहां पे स्टेबल हैं, वह सबसे वीकेस्ट फोर्स कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। यही बात है, यही वाला पॉइंट मैं बता रहा था कि यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यह किस नेचर का है? अट्रैक्टिव नेचर का है। किस नेचर का है? अट्रैक्टिव नेचर का है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? रिपल्सिव नेचर होता है। मैग्नेटिक में क्या होता है? अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव में होता है। डिपेंड करता है कि उनके बीच का नेचर कैसा है, उनके बीच का कंडीशन कैसा है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो नेचर है, वो उसका जो नेचर है सिंपल सा होगा बेटा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अगला पॉइंट जो होता है कि यह एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। ऐसा नहीं है कि यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगा ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, यह म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब दोनों लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है। मतलब यदि चोरी कर रहे हैं दोनों लोग तो दोनों लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है। सिंपल सा है, फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट करती है सेकंड बॉडी को, तो सेकंड बॉडी भी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है फर्स्ट बॉडी को। इक्वल फोर्स, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता चाहिए? रिजल्टेंट जो फोर्स होना चाहिए, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है बेटा, दोनों के लिए सेम होता है। और उन दोनों का सेम क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का क्या होता है? सेम होता है। सिंपल सा है। अगला जो पॉइंट है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। मतलब यह जो सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? तो पीछे जाके अब सेंट्रल फोर्स को एक बार समझ लेते हैं कि सेंट्रल फोर्स होता क्या है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब होगा कि जो फोर्स लग रहा है वो लाइन के अलोंग लग रहा है। लाइन जो ज्वाइन कर रही है दोनों पॉइंट्स को, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को, उन्हीं दोनों सेंटर के क्या होना चाहिए? अलोंग लग रहा है। ये नहीं है कि ये वाला फोर्स इधर लगा दिया, ये वाला फोर्स इधर लगा दिया, बाद में बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है। नहीं, सेंट्रल फोर्स का मतलब जो दोनों का सेंटर है, जो दोनों को सेंटर मिलाने वाली रेखा है, वो एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। अब यहां पे अगला पॉइंट है, इट इज मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंस। ये जो दो पॉइंट है, ये जो पांचवा पॉइंट हमने लिखा कि इट इज मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या मैंने लिख दिया? ऐसा क्या लिख दिया? तो आपको मैंने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। तो ये जो फोर्स है बेटा, ये जो फोर्स है आप ये देख रहे हो, ये जो फोर्स है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है और इन दोनों के बीच के क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। पहला जो है कि ये जो मास, ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? यदि मास बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वह भी क्या है? बढ़ेगा। मतलब यदि मास डबल कर दिया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मास यदि डबल किया तो फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा वहां पे बोला है डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब यहां पे बेटा देखो, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, जो फोर्स है वो स्क्वायर है दोनों के डिस्टेंस के बीच के। मतलब जो फोर्स है दोनों के डिस्टेंस के बीच के क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है? यदि आप क्या करोगे? यदि आप, सिंपल सी बात है, यदि आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होता जाएगा?
कम होता जाएगा। लेकिन यदि आप डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सिंपल सा मैं आपको दो पेन के एग्जांपल से, अब यहां दो ऑब्जेक्ट यहां पे हैं, ध्यान से देखिए, दो ऑब्जेक्ट यहां पे हैं। अब इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा कि इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा? मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम, डिस्टेंस छोटा तो फोर्स ज्यादा। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, वहां पे हम लोग को समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है कि इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ये हम लोगों ने बार बार पढ़ा है। तो यही जो बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है, यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें और वो जो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो क्या है, अगला पॉइंट है, यह लॉन्ग रेंज फोर्स है। यह क्या है, यह कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। आप सोचो लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है। आप अर्थ का डिस्टेंस अब समझ लो मून से कितना है, और अर्थ का डिस्टेंस समझ लो आप सन से कितना है। तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का खेला चल रहा है, तो वो क्या है, क्या वो शॉर्ट रेंज का है क्या, नहीं, वो हमेशा लॉन्ग रेंज का है। आप खुद ही समझ लो कि अगर हम अर्थ की बात करें, यदि हम सन की बात करें, तो उन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को पुश या पुल कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। सिंपल सा कंडीशन है। तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये फोर्स का नेचर क्या है, ये फोर्स जो नेचर में है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। सिंपल सा है। अब यहां पे कुछ बोला गया है, डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकम्स जीरो ओनली इनफाइनाइट डिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहां पे यह क्या बोला गया है कि यह जो फोर्स है वह जीरो कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि जब यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यदि हम लोग माइन्यूट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, माइन्यूट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तभी एक ऐसा हो सकता है। ये जो लास्ट पॉइंट है, आज का जो लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि डज नॉट डिपेंड एनी मीडियम। यहां पे ध्यान से देखो कि यह मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब यह मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब सॉलिड मीडियम हो, यदि गैसियस मीडियम हो, या फिर वो वैक्यूम हो, इस मीडियम के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, कि उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लेगा कि यदि मास को हम लोग कम कर दें तो फोर्स को क्या होगा, तो सिंपल सा है, यदि मास को कम करेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो होप है आपको ग्रेविटेशन का ये पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ पॉइंट को समझेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को समझेंगे, और साथ ही साथ वहां पे हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ज्यादा से ज्यादा बेटा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बताइए कि विरासत एकेडमी अब क्या कर रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनको बहुत ही ज्यादा छूट दे रहा है बेटा। अगर आप हमसे जुड़ रहे हो अभी, तो आपको बहुत ज्यादा कंसेशन मिलेगा, 50-50%, 60-60%, जिससे आप बहुत ही कम नॉमिनल फीस में अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए विरासत एकेडमी से। धन्यवाद।